स्टूडेंट्स, आज हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और मेरे लेक्चर की जो समरी है वो कुछ ऐसी रहेगी दैट मैं पहले थोड़ा सा डिस्कस करूंगा अबाउट व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, क्योंकि तभी मैं डिस्कस कर सकता हूं सेकंड लॉ को। उसके बाद मैं सेकंड लॉ डिफाइन करूंगा व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ, और इसको मैं डिफाइन करूंगा फॉर कांस्टेंट मास एंड वेरिएबल मास। और उसके बाद इसके साथ एसोसिएटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे कि हम कैसे सेकंड लॉ को यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहले हम बात करेंगे बेसिकली लीनियर मोमेंटम की कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है। इस लीनियर मोमेंटम में बेसिकली बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि ये लीनियर मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है और ये क्यों डिफाइन करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कराना चाहूंगा। आई सपोज दैट मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, मैंने एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया है, और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आप इसको गिलास मान सकते हो, जो शीशा आपके पास होता है, ठीक है ना। और मैंने एक स्टोन को कंसिडर किया है, ये मेरे पास एक पत्थर है जो मैं इस गिलास पे मारना चाहता हूं। अब ये गिलास टूटेगा या नहीं टूटेगा ये इस पत्थर के दो चीजों पे बेसिकली डिपेंड करेगा। आई सपोज दैट इस पत्थर का मास बहुत ज्यादा है, ये देखो ये पत्थर मैंने बहुत बड़ा लिया है, बहुत बड़ा पत्थर लिया है मैंने, सो इट्स मास इज वेरी वेरी लार्ज, इसका मास बहुत ज्यादा है। लेकिन इस पत्थर को जब मैंने शीशे पे फेंका तो इसको मैंने बहुत कम वेलोसिटी से फेंका, मतलब कुछ ऐसे मैंने फेंका, ये मेरे पास पत्थर है और ये गिलास है, तो मैंने इसको ऐसे लेके गया मैं और ऐसे चोरी से टच करके वापस आ गया, ऐसे टच किया फिर वापस आ गया। तो आपको बिल्कुल समझ आया होगा कि जिस तरह से मैंने पत्थर को घुमाया, पत्थर को मूव किया और गिलास के साथ टच करके वापस आ गया, ये गिलास इस टाइम टूटने वाला नहीं है। मतलब बॉडी का मास तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी अगर कम होती है तो इसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, इफेक्ट करने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इस पत्थर का इफेक्ट कितना होगा गिलास पे, ये इस बात से पता नहीं चलने वाला दैट इसका मास कितना है, ठीक है ना। तो सिर्फ अकेला मास इसके इफेक्ट को डिटरमाइन नहीं कर सकता। अब मैंने क्या किया, मैंने अब इसी पत्थर का मास छोटा कर दिया, मैंने इस पत्थर का मास बहुत कम कर दिया, तो इसका मास अब बहुत कम है, इसका मास बहुत कम है, तो इसका मास बहुत कम है। लेकिन अब मैंने इसको बहुत जोर से फेंका, अब मैंने इसको ऐसे फेंका पत्थर पे, सॉरी गिलास पे, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि हां सर अब तो गिलास टूटेगा। इसका मतलब यह है कि मास जो है, मास अकेले डिटरमाइन नहीं कर सकता कि इस बॉडी का इफेक्ट इस पे क्या होगा, क्या इस बॉडी का इफेक्ट इस पे ज्यादा होगा या कम होगा। और अगर आपको देखना है कि एक मूविंग बॉडी का इफेक्ट कितना होगा दूसरी बॉडी पे, ये मूविंग बॉडी इस बॉडी पे कितना इफेक्ट करेगी, तब आपको जरूरी है कि आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए। क्या क्या? एक तो इस बॉडी का मास पता होना चाहिए और इसका वेलोसिटी भी पता होना चाहिए। मतलब खाली मास काम नहीं करेगा, खाली मास काम नहीं करेगा कि मास अगर ज्यादा है तो आप ये फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, वो मैंने दिखाया। और रिवर्स भी ट्रू है कि खाली वेलोसिटी ये डिटरमाइन नहीं कर सकती दैट कि इस बॉडी का इफेक्ट ज्यादा होगा या कम होगा। कोई बॉडी बहुत तेज चल रही है लेकिन वो ये चीज डिटरमाइन नहीं कर सकती दैट वो आगे वाली बॉडी पे कितना इफेक्ट करेगी। मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास कॉटन की बॉल बनी हुई है, ये कॉटन मेरे पास है, ठीक है ना। तो कॉटन का आपको पता है, कॉटन में फॉर एग्जांपल मैं मास ले लेता हूं कुछ भी, मैं इसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी भी अगर दूं, अगर इसको मैं बहुत ज्यादा जोर से भी फेंकूं तब भी ये गिलास को नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि इसका मास कम है। तो इसका मतलब ये है ना अकेले मास ऑफ द बॉडी डिटरमाइन कर सकती है कि ये बॉडी कितना इफेक्ट करेगी दूसरी बॉडी पे, और ना ही अकेले इस बॉडी की वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकती है कि ये दूसरी बॉडी पे इफेक्ट कितना करेगी। तो कौन डिफाइन करेगा? हां,
ये मूविंग बॉडी इस बॉडी पे कितना इफेक्ट करेगी, इसको डिटरमाइन करने के लिए आपके पास दोनों पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? कि बॉडी का मास कितना है और बॉडी के पास वेलोसिटी कितनी है। क्या मास ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी उतनी है कि ये तोड़ पाएगा? क्या वेलोसिटी ज्यादा है, क्या मास उतना है कि ये तोड़ पाएगा इसको, जिसका हमने नाम दिया व्हाट्स कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। इसीलिए आपने बुक्स में देखा होगा लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स एसोसिएटेड विद द मूविंग बॉडी, एक उसका मास और दूसरी उसकी वेलोसिटी। और डिफाइन हम कैसे करते हैं? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये प्रोडक्ट होगा मास और वेलोसिटी का। आपने मास बढ़ाया, मोमेंटम बढ़ेगा, इफेक्ट बढ़ेगा। आपने वेलोसिटी बढ़ाई तो फिर से मोमेंटम बढ़ेगा। इसलिए जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी, इस बॉडी के मोशन की वजह से दूसरी बॉडीज कितना इफेक्ट होगी, दूसरी बॉडीज पे कितना इफेक्ट होगा, वो इस बॉडी के दो पैरामीटर्स पे होली एंड सोली डिपेंड करने वाला है। एक इस बॉडी का मास कितना होगा और दूसरा इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी। इसीलिए जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो हम सिंपल वर्ड्स में मोमेंटम को डिफाइन ऐसे ही करते हैं कि अगर आपको एक बॉडी की टोटल मोशन को डिस्क्राइब करना होगा, अगर आपको एक बॉडी की टोटल मोशन को डिस्क्राइब करना होगा, टोटल इफेक्ट को डिस्क्राइब करना होगा, तब आपको दो चीजों का प्रोडक्ट लिखना होगा, मास और वेलोसिटी का। तो हमने डिफाइन क्या किया? हमने लीनियर मोमेंटम को डिफाइन किया, इट इज द, ये क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये दो चीजों का प्रोडक्ट होगा। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी, एक बॉडी का मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी। इसको डिनोट किया जाता है P से। इट इज डिनोटेड बाय P। किसको बेटा? डिनोटेड बाय P। किसको P से डिनोट किया जाता है? लीनियर मोमेंटम को। आप अगले चैप्टर्स में और एक मोमेंटम को भी देखोगे जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम, लेकिन हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। लीनियर मोमेंटम वर्ड तब यूज होगा जब हमारे पास बॉडीज के पास ट्रांसलेशनल मोशन होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। जब बॉडी सर्कल नहीं करेगी तब हमारे पास लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आएगा। और अगर बॉडीज के पास रोटेशनल और सर्कुलर मोशन है तब हम उनका एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करेंगे। तो लीनियर मोमेंटम हम डिफाइन करते हैं P से, और जब आप एंगुलर मोमेंटम पढ़ोगे तो आप उसको डिफाइन करोगे L से। तो हमने क्या कहा? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय P एंड इसको एक्सप्रेस किया जाता है ऐसे, एंड एक्सप्रेस्ड एज, हम इसको एक्सप्रेस करते हैं P is equal to mass multiplied by velocity। तो आप दूर से दिखाई आपको दिया होगा दैट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो P भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और P की डायरेक्शन बिल्कुल वहीं से होगी जहां से वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो P एक वेक्टर क्वांटिटी है और आप वेक्टर फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हो। सो P is a vector quantity with the direction same as that of direction of velocity। तो P is a vector कहां से? along the direction of velocity। जहां से बॉडी की वेलोसिटी होगी वहीं से बॉडी का मोमेंटम की डायरेक्शन, बॉडी की मोमेंटम की डायरेक्शन भी होगी। P is a vector along the direction of velocity। तो P एक वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन वहीं से कंसीडर की जाएगी जहां से वेलोसिटी की डायरेक्शन कंसीडर की जाएगी। मतलब बॉडी इस डायरेक्शन में चल रही है तो मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में होगा, बॉडी ऊपर की तरफ चल रही तो मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा। और आप इसके यूनिट्स वगैरह खुद निकाल सकते हो। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके भी अगर आप रिजोल्यूशन करना चाहो, इसके भी तीन कंपोनेंट्स होंगे। ये अलोंग एक्स एक्सिस भी हो सकता है, अलोंग वाई एक्सिस भी हो सकता है, अलोंग जेड एक्सिस भी होता है। तो उधर हम नहीं जाएंगे, हम सीधे सेकंड लॉ पे जाएंगे। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट लिया दैट व्हाट इज बेसिकली लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडीज की, उन बॉडीज की जो बेसिकली मोशन में होते हैं, कि उनका मोमेंटम, उनका इफेक्ट डिटरमाइन करने के लिए हम उनके एक प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, और उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ठीक है ना? सो P is equal to mass multiplied by velocity defines the linear momentum of a body। ये बॉडी के लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करती है, मतलब उन बॉडीज के मोमेंटम को जिन बॉडीज को आप स्ट्रेट लाइन में चलाना चाहते हैं। और अगर हम वेक्टर की बात करें तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, मास स्केलर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो P जो है
बिल्कुल वेलोसिटी की डायरेक्शन ही लेगा, इसलिए हमने लिखा P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, P इज अ वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो मोमेंटम की डायरेक्शन वहीं से ली जाएगी जहां से कौन है, जहां से वेलोसिटी की डायरेक्शन ली जाएगी। अब इसी मोमेंटम को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कौन सा लॉ आया, न्यूटन सेकंड लॉ। सिंपल सा लॉ है ये, इसको आप सिंपल वर्ड्स पे डिफाइन कर सकते हो। देखो बेटा, मैं लॉ को पहले समझाना चाहता हूं। आई सपोज दैट मेरे पास ये एक बॉडी है और ये मेरे हाथ में है, और अगर आपको पूछा जाए क्या बॉडी रेस्ट में है, आपका आंसर होगा यस। आपको पूछा जाए दैट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, आपका आंसर होगा सर जीरो वेलोसिटी। इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। अगर इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है तो इसका लीनियर मोमेंटम भी जीरो के बराबर होगा, क्योंकि मोमेंटम हमारे पास मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी है, तो इस बॉडी का मोमेंटम जीरो के बराबर होगा। मतलब जो बॉडी रेस्ट में है उस बॉडी का मोमेंटम जीरो के बराबर होता है। अब अगर मैं इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करूं, देखो मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्सर्ट किया, ये मैं जब एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्सर्ट करता हूं, मेरे इस हाथ से एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो इसका मोमेंटम ऑब्वियसली चेंज हो गया। इससे पहले इसका मोमेंटम जीरो था, लेकिन जब मैंने इस पे फोर्स एक्सर्ट किया तो इसको वेलोसिटी मिली, मास इसके पास ऑलरेडी था, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इसका मोमेंटम बनाएगी, तो इसका मतलब है कि इसका मोमेंटम इंक्रीज हुआ। कब? जब हमने एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया। क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट जब मैं एक बॉडी पे, जब भी किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स को एक्सर्ट किया जाएगा, तब उस बॉडी का मोमेंटम टाइम के साथ साथ चेंज होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा। और वो ऐसे चेंज होगा कि जितना ज्यादा फोर्स आप एक्सर्ट करोगे उतना ज्यादा मोमेंटम उसका चेंज होगा। आप ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करोगे तो इसका मोमेंटम ज्यादा चेंज हो जाएगा, आप कम फोर्स एक्सर्ट करोगे इसका मोमेंटम कम चेंज हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए ज्यादा और कम का क्या मतलब है। आई सपोज दैट मेरे पास एक बॉडी है और उस बॉडी पे मैं फोर्स एक्सर्ट करूंगा, लेकिन दो किस्म के फोर्स एक्सर्ट करूंगा। पहले मैं उससे ज्यादा फोर्स, कम फोर्स एक्सर्ट करूंगा, फिर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करूंगा। तो ये मेरे पास सेम बॉडी यहां पे है, मास इसका m है, और यही बॉडी मैंने यहां पे कंसीडर की है, इसका मास भी m है। सेम बॉडी कंसीडर मैंने की। यहां पे जब मैं फोर्स एक्सर्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल कम फोर्स एक्सर्ट करता हूं, ये बॉडी इधर तक चली जाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसने इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में। 1 सेकंड में यहां से यहां चली गई। आप समझो, मैंने इसी बॉडी पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट किया, इस 1 सेकंड में इधर तक चली जाएगी। देखो सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। देखो ये मेरे पास बॉडी है, मैं पहले थोड़ा सा फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, ये देखो थोड़ा सा फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं ये, तो बॉडी यहां से यहां चलेगी। लेकिन अगर मैं इस पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करूं तो ये बॉडी बहुत दूर चली जाएगी, मतलब उसी 1 सेकंड में ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। अगर मैं देखूं यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकंड है वो कम है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकंड ज्यादा है। मतलब यहां पे क्या हुआ होगा, फिर यहां पे वेलोसिटी ज्यादा मिली होगी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम हमें वेलोसिटी देती है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट कम है 1 सेकंड में, लेकिन यहां पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है 1 सेकंड में, तो यहां का वेलोसिटी ज्यादा होगा। मतलब यहां बॉडी को ज्यादा वेलोसिटी मिली होगी और यहां बॉडी को कम वेलोसिटी मिली होगी। फोर्स हमने एक्सर्ट किया F1, तो बॉडी को वेलोसिटी कम मिली। फोर्स हमने एक्सर्ट किया F2, बॉडी को वेलोसिटी ज्यादा मिली। अब अगर ज्यादा वेलोसिटी मिली है तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, बिकॉज मास तो चेंज नहीं हो रहा। सो मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मोमेंटम डिफाइन कर रही है, तो यहां पे फाइनल मोमेंटम बॉडी का ज्यादा होगा, यहां पे फाइनल मोमेंटम बॉडी का कम होगा। इनिशियल यहां पे भी 0 था, यहां पे भी 0 था। आई सपोज फाइनल यहां पे 10 बना, यहां पे 100 बना सपोज। थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए मुझे। देखो क्या हो गया, फिर हमने सेम बॉडी यहां पे भी ली, यहां पे भी ली, सेम सरफेस यहां पे भी ली, यहां पे भी ली। यहां पे हमने कम फोर्स एक्सर्ट किया, यहां पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट किया। दोनों सिचुएशंस में बॉडी पहले रेस्ट में थी, यहां पे भी 0 मोमेंटम था, यहां पे भी 0 मोमेंटम था। हमने जब फोर्स एक्सर्ट किया तो इस बॉडी ने फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर की।
लेकिन इसी बॉडी ने इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर की 1 सेकंड में, तो इसका मतलब इधर वेलोसिटी ज्यादा मिली, इधर वेलोसिटी कम मिली। ज्यादा वेलोसिटी मिलने का मतलब है इसका मोमेंटम इधर ज्यादा गेन हुआ होगा, बिकॉज मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी के बराबर है। यहां पे वेलोसिटी ज्यादा मिली तो मोमेंटम ज्यादा गेन हुआ होगा। यहां पे वेलोसिटी कम है तो यहां पे मोमेंटम कम गेन हुआ होगा। तो यहां का मोमेंटम कितना बना फाइनल 10, यहां कितना बना 100। अच्छा चेंज कितना हुआ सर, फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 0। अच्छा यहां पे कितना बना 100 माइनस 0। तो यहां पे चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है और यहां पे चेंज इन मोमेंटम 10 है। 1 सेकंड में यहां पे 10 चेंज इन मोमेंटम है, 1 सेकंड में यहां पे 100 चेंज इन मोमेंटम है। ये किस वजह से चेंज हुआ? आपने जब ज्यादा फोर्स एक्सर्ट किया तो चेंज इन मोमेंटम भी ज्यादा हुआ, आपने जब कम फोर्स एक्सर्ट किया तो चेंज इन मोमेंटम भी कम हुआ। इसीलिए न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट यही है कि जब भी आप बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करते हो, वो एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है, वो बेसिकली मोमेंटम चेंज करता है। किसका? बॉडी का। किसके साथ? टाइम के साथ साथ। सो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, इसको लिखा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ये न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है जो हमने यहां पे एक्सपेरिमेंटली आपको समझाया। हां ये तो बिल्कुल सही है, आपने ज्यादा कम फोर्स एक्सर्ट किया तो मोमेंटम चेंज कम हुई, आपने ज्यादा फोर्स एक्सर्ट किया तो मोमेंटम चेंज ज्यादा हुई। इसलिए स्टेटमेंट बना न्यूटन सेकंड लॉ का, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मतलब जो भी आप एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे एक्सर्ट करते हो, इसका एक ही काम रहता है कि ये बॉडीज का मोमेंटम चेंज करना चाहता है। क्लियर? तो स्टेटमेंट क्या बताता है? अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, लॉ का स्टेटमेंट होता है, उसकी बात करूं तो स्टेटमेंट बताता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यू कैन नोट डाउन अकॉर्डिंग टू द statement of Newton's second law of motion, Newton's second law of motion, वो क्या करता है? The external force applied on a body, जो भी आप external force body पे अप्लाई करोगे, external force applied ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी। ये तो हमने प्रूव भी किया, एक्सपेरिमेंटली आपको दिखाया भी कि जो एक्सटर्नल फोर्स आप बॉडी पे एक्सर्ट करोगे, F एक्सटर्नल अप्लाइड ऑन द बॉडी विल बी गिवन बाय डेल्टा P बाय डेल्टा T। ये डेल्टा P क्या है? इट इज अ चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये डेल्टा T क्या है? इट इज अ चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और अगर ये टाइम बहुत स्मॉल है, अगर मोमेंटम चेंज बहुत कम टाइम में हुई है, कितने कम टाइम में? क्या अगर ये डेल्टा T टेंड करेगा 0, मोमेंटम चेंज बहुत कम टाइम में हुई है, जैसे एक बॉम्ब फट गया, मतलब वो बहुत कम टाइम में बेसिकली फट जाता है, ठीक है ना, वो बहुत कम टाइम में उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, गेन हो जाता है। तो उस टाइम लिखेंगे कि डेल्टा टी टेंड करेगा 0, तब हम इस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी को हम डीपी बाई डीटी भी लिखते हैं, इसलिए हम लिखेंगे यहां पे डीपी ओवर डीटी। ये आपको पता होगा जब डेल्टा टी टेंड करेगा 0 तब हम स्मॉल चेंज के लिए डी का यूज करते हैं, तो ये डेल्टा डी के डी में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पे आगे जब हम चलेंगे तो हमारे पास आगे दो सिचुएशंस आ जाएगी। एक हमारे पास रिलेटिविस्टिक सिचुएशन आ जाएगी और दूसरी नॉन रिलेटिविस्टिक सिचुएशन आएगी। अब सवाल है कि रिलेटिविस्टिक सिचुएशन कौन है और नॉन रिलेटिविस्टिक सिचुएशन कौन सी है, या हमारे पास दो टाइप की सिचुएशंस आएगी। चलो रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे। हमारे पास दो टाइप की सिचुएशंस इसके बाद आएगी। नंबर 1, हम उन बॉडीज के साथ भी डील करेंगे जिनमें मास कांस्टेंट रहता है लेकिन उनका मोमेंटम चेंज होता है। हम उन बॉडीज के साथ भी डील करने वाले हैं जिनका मास भी चेंज होता है
और उनका ऑब्वियसली मोमेंटम चेंज होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, हम एक पत्थर को फेंक रहे हैं, तो जब हम पत्थर को फेंक रहे हैं इसका मोमेंटम तो चेंज हुआ, लेकिन मोमेंटम किसकी वजह से चेंज हुआ? जब इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। पत्थर का मास ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल ली थी, मैंने इस पे जो फोर्स एक्सर्ट किया, इस फोर्स की वजह से क्या हुआ? क्या इसका मास बढ़ गया? नहीं। क्या इसका मास कम हो गया? नहीं। इसका मास तो चेंज नहीं हुआ, बल्कि इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। जब इसकी वेलोसिटी चेंज हुई तो उस वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से इसको मोमेंटम मिला, ठीक है ना? तो ये वो केस है जहां पे हम ये लिखेंगे दैट ये मोमेंटम वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से इसका चेंज हुआ, लेकिन इसका मास कांस्टेंट रहा। तो कांस्टेंट मास का केस ये होगा, कांस्टेंट मास केस। अब कुछ और चीजें हमारे पास है जहां पे दोनों चीजें चेंज हो सकती है, वेलोसिटी भी और मास भी। लाइक मेरे पास एक बलून है, ठीक है, लेकिन इस बलून में थोड़ा सा छेद है, इसमें से थोड़ी थोड़ी हवा निकल रही है, छोटा सा छेद है इसमें और थोड़ी थोड़ी हवा निकल रही है, और मैंने इस बलून को ऐसे मारा, ठीक है ना? बलून मेरे हाथ में था, मैंने इसको ऐसे मारा, ठीक है ना? ये ऐसे मारा। तो अगर इस बलून को देखा जाए, इसका हवा जो है थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, इसका मतलब इसका मास भी चेंज हो रहा है और इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, इसकी दोनों चीजें चेंज हुई। या चलो बलून को छोड़ो, हमारे पास रॉकेट है। रॉकेट में पता क्या होता है? हाँ, रॉकेट जो ऊपर जाता है, ये मेरे पास रॉकेट है, इसमें फ्यूल अंदर होता है। फ्यूल जब बर्न होना स्टार्ट होता है तो वो गैसेस को प्रोड्यूस करता है, और यहां पे छोटी सी ओपनिंग रखी जाती है, छोटा सा सुराख रखा जाता है जहां से ये गैसेस बाहर आते हैं। छोटा सा सुराख होने की वजह से ये गैसेस बहुत खतरनाक वेलोसिटी से, प्रेशर से या मोमेंटम से बाहर आते हैं और ये ऊपर की तरफ चला जाता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। आगे में रॉकेट्स पढ़ने हैं। लेकिन इस रॉकेट में क्या होता है, जितना ये ऊपर ऊपर जाता है इसका अंदर फ्यूल भी खत्म होता जाता है, थोड़ा थोड़ा फ्यूल कम हो जाता है, थोड़ा फ्यूल कम हो जाता है। तो फ्यूल कम होने का क्या मतलब है? इसका ऑब्वियसली मास कम होता होगा। देखो पहले रॉकेट में फुल फ्यूल था, पहले रॉकेट में फॉर एग्जांपल आई सपोज 500 केजीज का फ्यूल था, सपोज अंदर 500 केजीज का फ्यूल था। अब जब ये इधर पहुंचा तो इसका फ्यूल 500 केजी से 200 केजीज पहुंच गया, तो 300 केजीज खत्म हो गए। तो इससे पहले इसका मास ज्यादा था, अब ये ऊपर चला गया तो मास डिक्रीज हो गया, तो ये वेरिएबल मास है। तो दो सिचुएशंस आपके पास आ जाएगी। नंबर 1 सिचुएशन आपके पास वो आएगी जिसमें आप मास को कांस्टेंट रख सकते हो, वो पहला स्पेशल केस होगा। और नंबर 2 सिचुएशन आपके पास वो आएगी जिसमें आप मास को वेरिएबल रख सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल्स बताई, आपके पास बलून एक है लेकिन वो लीक्ड बलून है, उसमें हवा लीक हो रही है। आपके पास रॉकेट है, रॉकेट का जो अंदर फ्यूल है वो टाइम के साथ साथ खत्म होता जा रहा है और रॉकेट का टोटल मास जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये हमारे पास कुछ सिचुएशंस है जिनमें हम वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट लेंगे। तो इसलिए इस इक्वेशन को दो अलग अलग केसेस में डिवाइड करना पड़ेगा। हम पहले स्पेशल केस ऐसे लेते हैं, स्पेशल केस 1 हम लेते हैं। पहले हम स्पेशल केस ये लेते हैं, स्पेशल केस फर्स्ट। पहले स्पेशल केस में हम क्या लेते हैं? फॉर कांस्टेंट मास सिचुएशंस। अगर आपके पास कांस्टेंट मास सिचुएशन है, मतलब बॉडीज का मास वेरी नहीं होता और यहां पे लॉज ऑफ मोशन में मैक्सिमम टाइम इस पे हम इसी सिचुएशन को यूज करेंगे। हम यहां पे उन बॉडीज को, उन सिचुएशंस को कंसीडर करेंगे जिसमें मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन होगा क्या? फॉर कांस्टेंट मास सिचुएशंस होगा क्या? हमारे पास m जो है m कांस्टेंट रहेगा। हम इधर लिखेंगे देयरफॉर f एक्सटर्नल की बात अगर मैं करूं, मैं लिखूंगा d बाई dt ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई v। सर ये m मल्टीप्लाइड बाई कहां से आ गया? ये मैंने इस p का वैल्यू m मल्टीप्लाइड बाई v सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। अब ये m तो कांस्टेंट है, हम मान के चलते हैं कि हम वो सिचुएशंस के साथ डील करेंगे जहां पे मास कांस्टेंट होगा। तो हम f एक्सटर्नल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? f एक्सटर्नल की वैल्यू होगी m बाहर निकलेगा, तो m बाहर निकलेगा, dv by dt हमें मिलेगा, तो dv by dt हमें मिलेगा।
और आप सब लोग जानते हो कि डी/dt क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी कितनी चेंज हुई टाइम के साथ साथ, और हम जानते हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम एक्सेलरेशन है। तो इसलिए आपको मिलेगा F external is equal to ma, जिसको आप नॉर्मली लिखते हो F is equal to ma, ठीक है ना। तो ये सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ का एक स्पेशल केस है। असल में न्यूटन सेकंड लॉ ये है, ये एक स्पेशल केस है, ये असल में न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है। एक्चुअल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो ये है। ये तो एक स्पेशल केस है जब हम ये मान के चलेंगे दैट हमारे बॉडीज का मास क्या है, कांस्टेंट है। अब सवाल है जरा, अगर बॉडीज का मास कांस्टेंट नहीं है, अगर बॉडीज का मास वेरिएबल है, तब कैसे हम इस इक्वेशन को लिखेंगे और न्यूटन सेकंड लॉ की फॉर्म क्या होगी। देखो बेटा, तो दूसरा केस हम लेने वाले हैं फॉर वेरिएबल मास सिस्टम्स, जिन सिस्टम्स का मास चेंज हो रहा है, मतलब या तो डिक्रीज हो रहा है या तो इंक्रीज हो रहा है। दोनों केसेस हम लेंगे। सर इंक्रीज कहां पे मास होता है वो भी मैं सिखाऊंगा अभी। तो स्पेशल केस सेकंड हमारे पास होगा, स्पेशल केस सेकंड होगा वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है ना। हाँ, तो वेरिएबल मास सिस्टम या मास सिचुएशंस। तो अगर हमारे पास वेरिएबल मास सिचुएशंस है तब क्या होगा, ठीक है ना। वेरिएबल मास सिचुएशंस, वेरिएबल मास सिचुएशंस में m कांस्टेंट नहीं है, सो m इज नॉट अ कांस्टेंट, m कांस्टेंट नहीं है। तो अगर m कांस्टेंट नहीं है तो देखते हैं डिफरेंशिएशन में क्या होगा। F एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया वो होगा d/dt ऑफ m into v। अब हम m को बाहर नहीं निकाल सकते, अब हम v को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस टाइम दोनों चेंज हो रहे हैं, मास भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। बलून में से हवा भी निकल रही है तो मास भी चेंज हो रहा है, बलून ने वेलोसिटी गेन भी की है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, ठीक है ना। रॉकेट में फ्यूल कम भी हो रहा है तो मास डिक्रीज हो रहा है, और रॉकेट ऊपर की तरफ भी जा रहा है तो वेलोसिटी भी मिली है, मतलब दोनों चीजें चेंज हो रही है। तो हमें पता है कि जब दोनों चीजें चेंज होती है उनकी डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है। उसके लिए हम प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। हम लिखते हैं ऐसे, F एक्सटर्नल इज इक्वल, जिसको प्रोडक्ट रूल पता नहीं हो ध्यान रखे, m को पहले ऐसे ही रखो, इसको कुछ मत करो, ठीक है ना। इसको पहले डिफरेंशिएट करो, dv/dt, मतलब एक को ऐसे ही रखो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो। हमने पहले m को रखा, ऐसे ही रखा, इसको कुछ नहीं किया, इसको डिफरेंशिएशन मिली, फिर प्लस बीच में, फिर दूसरे वाले को ऐसे रखो और जो रह गया उसकी डिफरेंशिएशन करो। अब v वहीं पर रहेगा, dm/dt होगा, dm/dt होगा। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की एक्चुअल फॉर्म है जो दोनों केसेस में यूज होगी। कब, देखो, अगर मास कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है तो ये वाला यूज करेंगे, ये वाला पोर्शन यूज करेंगे। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास चेंज हो रहा है तो ये वाला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, ये वाला जीरो होगा। फिर से देखो, अगर मास कांस्टेंट है तो ये वाला जीरो होगा, क्यों, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो, तो ये वाला खत्म हो जाएगा तो ये वाला यूज करेंगे। और वो सिचुएशंस जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तब ये dv/dt 0 के बराबर होगा, dv/dt 0 के बराबर होगा, और हमें dm/dt को यूज करना होगा। और अगर दोनों चीजें चेंज हो रही है, हम सारे सिचुएशंस की बात करें, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, अगर दोनों चीजें चेंज हो रही है तब हम इस पूरी रिलेशन को यूज करना चाहेंगे। अब और एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके पास रखना चाहता हूं, कि जो मैंने अभी वेरिएबल मास सिचुएशंस बोली, जैसे बलून का कॉन्सेप्ट बोला या मैंने रॉकेट का कॉन्सेप्ट बोला, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास जो मास ऑफ द बॉडीज है वो डिक्रीज होता है। बलून में हवा निकल जाती है तो मास डिक्रीज हुआ, रॉकेट में फ्यूल जल जाता है तो मास डिक्रीज हुआ। लेकिन हमारे पास ऐसी भी सिचुएशंस है जिन सिचुएशंस में बॉडीज का मास इंक्रीज होता है, जिन सिचुएशंस में बॉडीज का मास इंक्रीज होता है। जो मैंने पहले वर्ड बोला था वो होती है रिलेटिविस्टिक सिचुएशंस। अच्छा, रिलेटिविस्टिक सिचुएशन में क्या होता है, वहां पे ये वाली रिलेशन यूज की जाएगी। सर वो कौन सी सिचुएशंस होती है, अगर बॉडीज नॉर्मल वेलोसिटी से चलती है। नॉर्मल वेलोसिटी का मतलब यह है कि अगर बॉडीज के पास जो वेलोसिटी है वो बहुत कम है, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता विद द स्पीड ऑफ लाइट। आप सबको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका एक्चुअल अगर आप सेंस लेना चाहो कि ये वेलोसिटी कितनी है,
तब आप लिखोगे 3 और 8 0, 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें से 3 0 काटेंगे तो ये बन जाएगा किलोमीटर, तो ये किलोमीटर पर सेकंड है। तो ये कितना हो गया? 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। लाइट इतनी फास्ट चलती है कि अगर इसको छोड़ा जाए तो ये 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में ट्रेवल कर सकती है। 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकंड। ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास नहीं है जो इतनी स्पीड से चल सके। हमारे पास स्पीड्स क्या होती है आपको पता है? हमारे व्हीकल्स की स्पीड कितनी होती है? 60 किलोमीटर पर आवर एक घंटे में, 200 किलोमीटर पर आवर, 5000 किलोमीटर पर आवर, कुछ ऐसी स्पीड हमारे पास होती है। लेकिन इसमें और इसमें बहुत फर्क है। ये 3 लाख किलोमीटर है पर आवर नहीं, पर सेकंड, एक सेकंड में। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस स्पीड को गेन नहीं कर पाते। ऑर्डिनरी सिचुएशंस में हमारे ऑब्जेक्ट्स के पास ये स्पीड्स नहीं होती। हम जो काम करते हैं वो नॉन रिलेटिविस्टिक ऑब्जेक्ट्स का होता है। मतलब नॉन रिलेटिविस्टिक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनकी स्पीड इससे बहुत कम होगी। जैसे हमारी गाड़ी, हमारा एरोप्लेन, हमारी ट्रेन फॉर एग्जांपल, उनकी स्पीड हम मेजर कर रहे हैं यहां पे, तो वो स्पीड से बहुत कम होती है। अगर इसकी स्पीड 5000 को छोड़ के 1 लाख किलोमीटर भी होगी पर आवर, तब भी ये इसके साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो अगर आइंस्टाइन बताता है कि अगर हमारे पास किसी भी पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा होगी कि हम उसको इसके साथ कंपेयर कर सके, किसके साथ? स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तब हम उस केस को रिलेटिविस्टिक केस का नाम देते हैं। याद रहे, अगर हमारे पार्टिकल्स की स्पीड जो है वो अप्रोच करे स्पीड ऑफ लाइट को, मतलब हमारी पार्टिकल्स की स्पीड इतनी है, किसी पार्टिकल की स्पीड इतनी है कि हम उसको स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर सकते। जैसे मैंने कहा कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, इसकी स्पीड 290 किलोमीटर पर सेकंड है, तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं। सॉरी, 2,90,000 किलोमीटर पर सेकंड है। उसका 3 × 10⁸ है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी 3 × 10⁶ है, 7 है, तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं। ठीक है ना? तो अगर मेरे पास वो पार्टिकल्स है जिनकी स्पीड अप्रोच टू द स्पीड ऑफ लाइट होगी, जिनकी स्पीड में स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर सकूं, ठीक है, तो उन केसेस को हम रिलेटिविस्टिक केसेस बोलते हैं। और आइंस्टाइन बताता है उन पार्टिकल्स के साथ हमेशा जब वो चलेंगे, जब वो चलते हैं, तब उनका मास हमेशा इंक्रीज होता है। एज पर द रिलेशन m is equal to m0 upon under root of 1 minus v square by c square। क्या बताता है आइंस्टाइन? आइंस्टाइन बताता है अगर आपके पास कोई पार्टिकल है और उसकी स्पीड अप्रोच करती है स्पीड ऑफ लाइट को, उसकी स्पीड हम कंपेयर कर पाते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, तब उस पार्टिकल का मास एप्रिशिएबली इंक्रीज होगा। उसका मास इतना इंक्रीज होगा कि आप उस इंक्रीज्ड मास को ऑब्जर्व कर पाओगे। मतलब ऑब्जर्व इन द सेंस कि आप उसको इस रिलेशन से मेजर कर पाओगे। अब सवाल सर इस पे ये चीजें क्या है? m जो है ये एक्चुअल मास ऑफ द बॉडी है, बॉडी का एक्चुअल मास। m0 उसका रेस्ट मास होता है, ठीक है ना? m0 उसका रेस्ट मास होता है। जब बॉडी को किस में रखा जाए, रेस्ट में, फिर उसका मास मेजर किया जाए, तो ये इसका रेस्ट मास है। v उसकी वेलोसिटी है, पार्टिकल की वेलोसिटी, और c स्पीड ऑफ लाइट है। m जो है इट्स द एक्चुअल मास ऑफ द बॉडी, m0 रेस्ट मास है, ठीक है ना? ये v उसकी वेलोसिटी है पार्टिकल की, और ये c स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है? अब देखो, अगर हमारा पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चला तो इसका मतलब v इक्वल c के बराबर आ गया, ठीक है ना? तब आप देखोगे ये सारी टर्म इनफाइनाइट बन जाएगी। 1 माइनस v स्क्वायर के बदले क्या देंगे बेटा? c स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। तो ये 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 0 हो गया, तो इंफिनिटी बनेगा, नॉट डिफाइनेड। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऐसी सिचुएशंस भी है जिन सिचुएशंस में बॉडी का मास इंक्रीज होता है विद द स्पीड।
और वो कौन सी सिचुएशंस होती है? रिलेटिविस्टिक सिचुएशंस, जिनमें पार्टिकल्स की स्पीड जो है वो अप्रोच करेगी स्पीड ऑफ लाइट को, तो एज पर दिस रिलेशन उनका मास जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है ना, एज पर दिस रिलेशन उनका मास इंक्रीज होता है। और इसको आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया है दैट कैसे इंक्रीज होता है, हम वहां पे नहीं जाएंगे। तो इन पार्टिकल्स के लिए हम उस टाइम न्यूटन सेकंड लॉ को ऐसे चूज करेंगे, न कि F = ma से चूज करेंगे। ठीक है, अब तो न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट हो गया। और न्यूटन सेकंड लॉ कौन सी दो सिचुएशंस में हम यूज कर सकते हैं? हमारे पास दो कंडीशंस आएगी, एक तो कांस्टेंट मास कंडीशन आएगी और दूसरी वेरिएबल मास कंडीशन आएगी। और तीसरी कंडीशन मैंने डिफाइन की दैट अगर हमारे पास पार्टिकल्स रिलेटिविस्टिक है तो उनका मास विथ स्पीड इंक्रीज होता है। और रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी स्पीड अप्रोच करेगी स्पीड ऑफ लाइट को, और हम इसको कंपेयर कर सके स्पीड ऑफ लाइट से, उन पार्टिकल्स को हम रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स बोलते हैं। और उन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स का हमेशा ये असूल रहता है दैट उनका मास हमेशा विद स्पीड और विद वेलोसिटी इंक्रीज होता जाता है। अब देखो, तो आपको याद होगा इस फोर्स के हमारे पास यूनिट्स भी होते हैं कि फोर्स कैसे मेजर किया जाए। तो आपको याद होगा फोर्स के दो यूनिट्स हमारे पास है, न्यूटन इसका ऐसा यूनिट है और डाइन इसका CGS यूनिट है। तो और आपको ये भी पता होगा कि 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डायन के बराबर होता है। ठीक है ना, तो इन यूनिट्स के बगैर भी हमारे पास कुछ और यूनिट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स। में हमारे पास दो टाइप्स ऑफ यूनिट्स है जिनको हम यूज करते हैं। वन इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स एंड सेकंड इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। मैं यहां पे एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस करना चाहता हूं। तो मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा यूनिट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के यूनिट्स। तो यूनिट्स ऑफ फोर्स में दो फोर्सेस पे डिस्कस करने वाला हूं। वन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट, ठीक है ना, और दूसरे को हम ग्रेविटेशनल यूनिट बताते हैं। अब सवाल है कि एब्सोल्यूट यूनिट कौन है और ग्रेविटेशनल यूनिट कौन सा है। देखो बेटा, एब्सोल्यूट यूनिट कौन सा यूनिट होगा और ग्रेविटेशनल यूनिट कौन सा यूनिट होगा? अगर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स से हट के कोई फोर्स बॉडीज पे अप्लाई किया है, मतलब अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है बॉडी में लेकिन वो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस नहीं हुई, तब हम इनका यूज करते हैं। इनका बेटा एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स का यूज करते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के किसी और फोर्स ने बॉडीज को एक्सेलरेट किया है, जैसे मैंने बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट किया और बॉडी एक्सेलरेट हुई, तो यहां पे जो यूज होगा वो एब्सोल्यूट यूनिट होगा। ठीक है, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स आप यूज करते हो तब हम ग्रेविटेशनल यूनिट का यूज करते हैं। अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को भी फिर एब्सोल्यूट यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास दो टाइप्स के स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए गए हैं, एक एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स एंड सेकंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। मैं एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स डिफाइन करना चाहता हूं। देखो बेटा, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स के लिए दोनों के लिए हम यूज करेंगे F = ma। हम मास को कांस्टेंट मान रहे हैं और आगे चल रहे हैं, F = ma हम यूज करेंगे। अगर बॉडी पे नॉर्मल फोर्स यूज होता है, नॉर्मल फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यूज नहीं होता, अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स कोई फोर्स यूज होता है, और बॉडी में प्रोड्यूस होती है एक्सेलरेशन 1 मीटर/सेकंड² और बॉडी का मास 1 kg है। हमने बॉडी को 1 kg माना, इसमें यूनिट एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस किया, कितना? 1 मीटर/सेकंड²। अच्छा मुझे बताओ, क्या kg ऐसा यूनिट है? यस, kg ऐसा यूनिट है। क्या मीटर ऐसा यूनिट है? यस, मीटर ऐसा यूनिट है। क्या सेकंड भी ऐसा यूनिट है? ये सारे ऐसा यूनिट्स है। तो मैं एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स को दो हिस्सों में बांटने वाला हूं, एक SI में और दूसरा CGS में। तो आपको समझ आया होगा CGS में कैसे बांटेंगे। F = मास को लिखेंगे 1 ग्राम और एक्सेलरेशन को लिखेंगे 1 सेंटीमीटर²। सर अब देखो डिफाइन कैसे होगी। अगर एक बॉडी पे आपने फोर्स एक्सर्ट किया और उस बॉडी का मास 1 kg था और उसमें प्रोड्यूस हुई एक्सेलरेशन 1 मीटर/सेकंड², ठीक है ना, एक बॉडी पे आपने फोर्स एक्सर्ट किया, उसका मास 1 kg था, उसमें प्रोड्यूस हुई एक्सेलरेशन 1 मीटर/सेकंड², तब इसको कहा जाता है
1 न्यूटन फोर्स। सो व्हाट इज 1 न्यूटन? अच्छा 1 न्यूटन कौन सा यूनिट है? क्या ये एब्सोल्यूट यूनिट है कि ग्रेविटेशनल यूनिट है? सर ये तो एब्सोल्यूट यूनिट है। कौन? न्यूटन। कौन सा? एसआई की सीजीएस? सर ये तो ऐसा है। अच्छा डिफाइन किया कैसे किया जाएगा? 1 न्यूटन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स, या 1 न्यूटन जो है एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज सेट टू बी 1 न्यूटन जब when an acceleration of 1 meter per second square is produced in a body of mass 1 kg। अगर 1 किलोग्राम बॉडी हमारे पास है, हमने इस पे फोर्स एक्सर्ट किया और इसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, तब जो फोर्स आपने इस बॉडी पे अप्लाई किया होगा वो 1 न्यूटन का फोर्स होगा। 1 न्यूटन फोर्स आप समझो, 1 न्यूटन फोर्स एसआई यूनिट है। किस एसआई सिस्टम में मेजर किया जाता है। कौन सी यूनिट में? एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज सेट टू बी न्यूटन, तब इसको 1 न्यूटन कहा जाएगा, इज सेट टू बी 1 न्यूटन when the force applied on a body of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square। 1 किलोग्राम बॉडी पे जब आपने फोर्स एक्सर्ट किया और बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेट हुई, तब आप उसको 1 न्यूटन का नाम दे सकते हो। मुझे लगता है कि यहां पे आपको खुद समझ आया होगा। अगर आपने फोर्स बॉडी पे एक्सर्ट किया जिसका मास 1 ग्राम था और बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब यहां पे इसको 1 डाइन कहा जाता है। 1 डाइन। सो 1 डाइन कौन सा यूनिट होगा? सीजीएस के एसआई? सर ये तो सीजीएस होगा, लेकिन दोनों क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एब्सोल्यूट यूनिट, बिकॉज हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्ट नहीं किया है। तो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स हमारे पास 2 होंगे, न्यूटन एंड डाइन। न्यूटन कैसे डिफाइन किया जाएगा? न्यूटन डिफाइन किया जाएगा, इट इज दैट वैल्यू ऑफ फोर्स which when applied on a body of 1 kilogram produces an acceleration of 1 meter per second square। डाइन कैसे डिफाइन किया जाएगा? It is that value of force which when applied on a body of 1 gram produces an acceleration of 1 centimeter per second square। अच्छा सिमिलरली इनको छोड़ के अब हमारे पास ग्रेविटेशन यूनिट्स है, ठीक है ना? तो हम इसको यहां पे ऐसे पहले नोट कर सकते हैं दैट व्हाट इज 1 न्यूटन एंड 1 डाइन। 1 न्यूटन और 1 डाइन का क्या मतलब है? तो हम बेसिकली क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज ऑफ 2 टाइप्स। एब्सोल्यूट यूनिट 2 टाइप्स के होते हैं, एसआई और सीजीएस। ये हम इसका एसआई यूनिट डिफाइन करेंगे और इसका सीजीएस यूनिट भी डिफाइन करेंगे। तो एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट न्यूटन है, ठीक है, और सीजीएस यूनिट इसका डाइन है। तो न्यूटन हम डिफाइन करने वाले हैं, हम लिखेंगे F इज इक्वल टू ma। F हमारे पास ma के बराबर है इफ m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम और a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। और न्यूटन आप समझ गए होंगे, न्यूटन किसके बराबर होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाटएवर इसको डिफाइन कीजिए कहीं भी। तो इसी तरह से यहां पे F इज इक्वल टू ma, F ma के बराबर है, तो F जो है वो मिलेगा हमें, इसको के मेजर करेंगे 1 ग्राम में और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब हमारे पास जो फोर्स है वो एक डाइन कहलाएगा, ठीक है ना? एक डेफिनेशन में लिखता हूं, दूसरे आप खुद लिखोगे। सो फोर्स इज सेट टू बी 1 न्यूटन, फोर्स इज सेट टू बी 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इसको कब कहा जाएगा? when it is applied on a body, when it is applied on a body of mass, कितना बेटा? 1 kilogram and produces an acceleration of हाँ दिखाई देता है पर produces an acceleration of 1 meter per second square। तो मुझे लगता है कि ये आपको आएगा। So force is said to be 1 dyne when it is applied on a body of mass 1 gram and produces an acceleration of 1 centimeter per second square। और आपको इनके बीच में रिलेशन भी पता है that 1 Newton is equal to 10 raised to the power 5 dynes।
इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ग्रेविटेशन वेट। तो ग्रेविटेशन वेट भी दो टाइप के होंगे, एसआई और सीजीएस। इसके भी दो हिस्से किए जाएंगे। देखो बेटा कैसे, अब देखो इसको कैसे किया जाएगा। तो ग्रेविटेशन वेट के भी दो हिस्से हम करेंगे। ये हमारे पास ग्रेविटेशन वेट के दो हिस्से हो गए, ये देखो इधर और इधर। तो यहां से हम एसआई डिफाइन करेंगे और वहां से सीजीएस को डिफाइन करेंगे। ये एसआई है और ये सीजीएस है, ठीक। तो ये एसआई और ये सीजीएस। अब देखो ऐसा में कैसे डिफाइन होगा सर, यहां पे तो यूज होगा एफ इज इक्वल टू एम जी। हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि यहां पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करना चाहते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा वो ए नहीं होगी, वो जी होगी। अब डिफाइन कैसे करेंगे? यहां पे इफ m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, बिकॉज हम एसआई में है, और g अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। अगर m 1 किलोग्राम है और g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तब जो फोर्स है ये एक यूनिट ग्रेविटेशनल होगा, एक ग्रेविटेशनल यूनिट होगा। सर उसका नाम क्या है? इसको केजी वेट कहा जाता है। केजी किलोग्राम वेट। जिस तरह से उसको न्यूटन कहा जाता है उसी तरह से इसको किलोग्राम वेट कहा जाता है। अच्छा, किलोग्राम वेट का क्या मतलब है? 1 किलोग्राम वेट का क्या मतलब है? 1 किलोग्राम वेट का 1 किलोग्राम वेट का मतलब ये है, 1 किलोग्राम वेट का मतलब ये है कि 1 किलोग्राम वेट उतना फोर्स होता है कि जब आप इसको 1 किलोग्राम बॉडी पे एक्सर्ट करोगे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ 1 किलोग्राम वेट उतना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कि जब इसको एक बॉडी पे एक्सर्ट किया जाएगा, बॉडी में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना? इसी तरह से आप यहां पे कर सकते हो। देखो F इज इक्वल टू mg हम यूज करेंगे फिर से mg। तो यहां पे मास जो है, इफ m इज इक्वल टू, आपको समझ आया होगा, 1 ग्राम लेंगे हम सब, और g को भी चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में से सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा? g इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। होगा कि नहीं? देखो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर आपको पता होगा, 100 मीटर जो है, 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर को बनाते हैं। तो हम इस 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर यूज करने वाले हैं। तो ये 9.8 हो गया। ये मीटर के बदले क्या देंगे? 100 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। ये 100 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो इसलिए हमने लिखा F इज इक्वल टू, F हमारे पास आएगा, यहां पे क्या था? किलोग्राम वेट, यहां पे ग्राम वेट होगा, ग्राम वेट। तो ग्रेविटेशनल यूनिट जो है, इसमें भी दो यूनिट्स डिफाइन होंगे, एसआई और सीजीएस। एसआई क्या होगा सर? एसआई तो किलोग्राम वेट होगा, और सीजीएस क्या होगा? सीजीएस तो ग्राम वेट होगा। अच्छा, किलोग्राम वेट कैसे डिफाइन करोगे? किलोग्राम वेट हम डिफाइन करेंगे दैट इट इज दैट फोर्स व्हिच व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज दैट फोर्स व्हिच व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 980 सेंटीमीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहां पे 1 किलोग्राम वेट, जिसको हम केजी वेट भी लिखते हैं, कुछ इधर लिखूंगा मैं, 1 किलोग्राम वेट, 1 किलोग्राम वेट, इसको हम केजी वेट भी लिखते हैं, kgwt। 1 किलोग्राम वेट is that value of force, ठीक है, which when applied on a body, क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा एंड एक्सेलरेशन ऑफ कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, ये कुछ ऐसे।
ठीक, और ये आप खुद डिफाइन करोगे, 1 ग्राम वेट इज दैट वैल्यू ऑफ फोर्स व्हिच व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ओके, नाउ अब हमें न्यूमेरिकल सेशन पे जाना होगा कि हम यहां पे कैसे यूज करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ को। देखो बेटा, अब पहले हम थोड़े से सिंपल न्यूमेरिकल लेंगे जिनको आपको समझना होगा, बिकॉज न्यूटन का पोर्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिहाज से। इसमें आपको पुलीज वगैरह, पुलीज जो है उनका कॉन्सेप्ट समझना होगा, ट्रिक्स समझनी होगी, इसमें आपको वेज का कॉन्सेप्ट समझना होगा, स्प्रिंग्स का कॉन्सेप्ट समझना होगा, ठीक है, अटैच्ड मासेस का कॉन्सेप्ट समझना होगा, तभी आप आगे आपको आसान लगेगा। ठीक, तो असली हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना वो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे आपको सिचुएशंस दी जाती है, आपके पास एक टेबल होता है, उस पर बहुत सारे मासेस कनेक्टेड होते हैं, आपको बोला जाता है अच्छा बीच वाले मास से बोलो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है ना, आपको एक दूसरे के ऊपर मास रखे होते हैं, फिर इसको फोर्स लगाया जाता है, अच्छा बीच वाले मास पे फोर्स कितना लगा होगा, बीच वाले मास पे कितने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुए होगी, तो इसलिए वो चीजें हम सीखेंगे। पहले हम सिंपल से न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। ठीक, सिचुएशंस हमारे पास है, ये देखो सिचुएशन हमारे पास सिंपल है, ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, इस पे एक बॉडी रखी गई है, इसका मास m है, ये इसका मास m हमने लिया, इस पे दो फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं, एक फोर्स इधर की तरफ एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है ना, ये F1 फोर्स है, और दूसरा फोर्स इधर की तरफ एक्सर्ट हो रहा है, ये F2 फोर्स है, ठीक है ना। आपको बताया गया है कि F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 इज ग्रेटर देन F2, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m की एक्सेलरेशन को देखना है। तो हम क्या देखते हैं, पहले जब हमें सिचुएशन दी होती है तो हम पहले इसके सारे फोर्सेस को निकालते हैं। देखो, एक फोर्स इधर की तरफ होगा, वो आप जानते हो, वो हमने सिखाया इससे पहले भी, सर वो mg नीचे की तरफ होगा, वो हम जानते हैं। अच्छा, ऊपर की तरफ और एक फोर्स होगा जो आप जानते हो, नॉर्मल रिएक्शन सर ऊपर की तरफ होगी, ये देखो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। और एक बात तो क्लियर है दैट ये मास न नीचे आता है न ऊपर जाता है, इसको वर्टिकल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ये मास न फाड़ के इसको नीचे आता है न ऊपर जाता है, ठीक है ना, न नीचे आता है न ऊपर जाता है, का मतलब ये है कि ये n और ये mg आपस में बैलेंस हो जाएंगे, मतलब n mg के बराबर, क्योंकि अगर बॉडी रेस्टिंग में है कुछ ऐसे, मतलब नीचे नहीं आ रही है, ऊपर नहीं जा रही, इधर चली जाती है, चलो इधर जाएगी, उससे गर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये बॉडी ना नीचे जाती है ना ऊपर जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाले फोर्स से बैलेंस कर दिया, तो m जो है वो mg के बराबर होगा, ठीक है। अब सवाल है सर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। आप देखो, हम फ्री बॉडी पे जाएंगे तो ये n है, ये इसका mg होगा इस साइड से, अब इधर इसका F1 लग रहा है, इधर इसका F2 लग रहा है कि नहीं। बहुत आसान सा सवाल है, ये आपको समझ आया होगा ये हम क्या करने वाला है। और ये यहां पे हमारे पास मास m है, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि n mg को बैलेंस कर रहा है, तो ये दोनों खत्म हो गए, ठीक है। लेकिन ये F1 ज्यादा है F2 से, बोलो अगर F1 ज्यादा होगा F2 से तो बॉडी किधर को जाएगी, क्या राइट जाएगी या लेफ्ट जाएगी? सर ये तो राइट जाएगी, आगे जाएगी, ये तो इधर जाएगी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उधर ही होगी, क्योंकि आप जानते हो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो एक्सेलरेशन की होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की होगी, ठीक है ना। तो अगर फोर्स आगे की तरफ इसको खींच रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उधर ही होगी, ठीक है ना। हमें ए निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे ए? सर हम यूज करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वो बताता है एक्सटर्नल फोर्स जो भी आपने एक्सर्ट किया वो m into a के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पे एक्सटर्नल फोर्स सब दो है, एक तो F1 है और दूसरा F2 है, तो हम नेट निकालेंगे। कैसे? ये दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में? सर ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या ये ऐड हो जाएंगे कि सब्ट्रैक्ट? सर ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो लिखेंगे क्या? या F1 माइनस F2 लिखेंगे या F2 माइनस F1 लिखेंगे। सर लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे F1 माइनस F2, क्योंकि F1 ज्यादा है किससे? F2 से, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लिखा है यहां पे, सर वो होगा F1 माइनस F2 इज इक्वल टू m इंटू a, ठीक है ना। तो a मिलेगा हमें, सो a इज इक्वल टू F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय m। ये हमारा आंसर आ गया,
तो m दिया होगा, F1 दिया होगा, F2 दिया होगा, तो हम a को निकाल सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टी को इंक्रीज करते हैं। अब हमारे पास यही बॉडी फिर से दी गई है, ठीक है ना, ऐसी ही बॉडी हमें फिर से दी गई है। अब इसके कुछ वैल्यूज हमें दी गए हैं और हमें क्या बताया जाता है, देखो बेटा हमें क्या बताया जाता है। हमें अब यही बॉडी फिर से दी गई है, ऐसी ही बॉडी, और कहा गया कि इसका जो मास है बेटा ये 5 kg है, 5 kg की बॉडी हमारे पास है, ठीक है ना, ये 5 kg की बॉडी हमारे पास है, तो मैं इधर 5 kg लिखूंगा, ठीक। और इस पे जो फोर्स अब एग्जर्ट हो रहा है वो कुछ ऐसे एग्जर्ट हो रहा है, ये ऐसे एग्जर्ट हो रहा है फोर्स, इधर की तरफ, सच दैट ये यहां पे जो है ये 37 डिग्रीज एंगल बना रहा है इधर। हमें बताना है कि बॉडी की नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, फाइंड एंड नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करो, एंड ए और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फाइंड करो, एन और ए हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उसी तरह से पहले सारे फोर्सेस को देखना चाहेंगे। सर पहले तो इधर mg होगा नीचे की तरफ, वो कितना होगा, mg मतलब 5 का g, 5 मास है और g इधर लगेगा, और ये सर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगी। तो सर एक चीज तो पहले ही क्लियर है, हो गई। देखो अब अब क्या करेंगे, अब जो ये फोर्स है ना बेटा, कौन सा फोर्स, ये फोर्स F जो यहां पे है, 10 न्यूटन्स का फोर्स जो इस पे लग रहा है, या 20 न्यूटन्स का फोर्स जो इस पे लग रहा है। अब इसको थोड़ा आराम से आप देखो, इस 20 न्यूटन फोर्स को हम क्या करें, ठीक है ना, हमें चाहिए दैट जो भी फोर्स एट सम एंगल बॉडी पे इंक्लाइंड होता है, जो भी फोर्स एट सम एंगल बॉडी पे इंक्लाइंड होता है, हम चाहते हैं दैट उस फोर्स को हमेशा हम अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है रिप्रेजेंट करें। तो इसका मतलब यह है कि इस फोर्स को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी ये अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस रिप्रेजेंट हो सकता है। देखो बेटा ये इसकी एक्स एक्सिस होगी, इधर से एक्स एक्सिस होती है, और ये हम मान के चलेंगे ये वाई एक्सिस है। हम इसके दो हिस्से करेंगे, ठीक है ना, एक हिस्सा इधर से जाएगा और एक हिस्सा इधर से जाएगा, ये आप लोग जानते हो वेक्टर्स में। हमने 20 न्यूटन्स को रिजॉल्व किया, एक कंपोनेंट इसका इधर से निकाला, दूसरा कंपोनेंट इसका इधर से निकाला। किसको किया, 20 न्यूटन्स को हमने रिजॉल्व किया, एक कंपोनेंट हमने अलोंग एक्स एक्सिस निकाला और दूसरा कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस निकाला, इधर से एक कंपोनेंट, इधर से और एक कंपोनेंट। और आप सबको पता होगा कि यहां से क्या होगा, सर यहां से तो कॉस कंपोनेंट होगा, है कि नहीं, क्योंकि थीटा यहां से डिफाइंड है इस कंपोनेंट के साथ, तो यहां से कॉस का कंपोनेंट होगा। तो हम लिखेंगे 20 cos 37 डिग्रीज इधर से होगा, है कि नहीं, और सर यहां से साइन कंपोनेंट होगा 20 sin 37 डिग्री सर इधर से होगा। ये हम जानते हैं सर, ये तो आसान है। हमने 20 न्यूटन को रिजॉल्व किया, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है ना, है कि नहीं। अब हम इनको क्या करेंगे, अब हम इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड करेंगे। सर ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, क्योंकि एंगल यहां से डिफाइंड है, इसके साथ तो ये हॉरिजॉन्टल होता है, इसके साथ कॉस लगता है और इस वाले के साथ साइन लगेगा। अब देखो, अच्छा ये बॉडी ना ऊपर की तरफ जा रही है ना नीचे की तरफ जा रही है, इन सब में वर्टिकल इक्विलिब्रियम हर किसी में है, तो ना ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है और ना ही नीचे की तरफ आ रही है। इसका मतलब जितने भी फोर्स ऊपर की तरफ बॉडी को खींच रहे हैं वो सारे फोर्सेस नीचे वाले फोर्स के साथ बैलेंस हो जाएंगे। अच्छा देखो ऊपर की तरफ कितने फोर्स खींच रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सर ये बॉडी है, इसके पास पहले 5G नीचे लग रहा था, सर ये 5G है, और सर ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रही थी, ये देखो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है ना बेटा। सर फिर और एक फोर्स आ गया 20 sin 30, इसने भी ऊपर की तरफ खींचना स्टार्ट किया, 20 sin 30 ऊपर की तरफ खींच रहा है कि नहीं, 37 सॉरी 37 डिग्रीज, 20 sin 37 डिग्रीज ऊपर की तरफ खींच रहा है देखो, और इस तरफ हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स इधर खींच रहा है 20 cos 37 डिग्री। अब ये बॉडी में तो ऊपर की तरफ जा रही है ना नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस एड अप हो जाएंगे। कौन कौन बेटा, क्योंकि इनकी सेम डायरेक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन 20 sin 37 एड अप हो जाएंगे, और बैलेंस किसके साथ, सर 5G के साथ, क्योंकि यहां से नेट फोर्स 0 होना चाहिए, बॉडी ना ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। तो नेट फोर्स कौन डिफाइन करेगा, सर नेट फोर्स तो ये डिफाइन करेगा, कौन, 20 cos 37 डिग्रीज नेट फोर्स होगा। तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना है, 20 cos 37 डिग्रीज, और बैलेंस कौन हो रहा है, ये ऐसे नॉर्मल रिएक्शन और
20 sin 37 डिग्रीज जो है ये बेसिकली 5g के साथ बैलेंस हो जाएंगे, और नेट फोर्स हमारे पास जो है वो कितना होगा 20 cos 37 डिग्री। ये तो खत्म हो गए ना, ये वाले खत्म हो गए, सिर्फ ये बचा। यहां से हमें एक्सेलरेशन मिलेगी, यहां से हमें नॉर्मल डायरेक्शन मिलेगी। देखो ये 37 जब भी आएगा तो ट्रायंगल आप बनाया करोगे, ये ट्रायंगल है 37 का, ये देखो ये 3, ये 4 और ये 5, ये 37 डिग्री। चलो बेटा 20 sin 37, साइन हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो गया 3/5, तो m हमें निकालना होगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 इज इक्वल टू 5 into 10 में देगा। क्यों? g हमने 10 दे दिया, ठीक है। तो लेकिन तब तक नहीं लेना जब तक लिखा नहीं होगा, तो हम अज्यूम करेंगे कि वहां पे लिखा है कि टेक g इज इक्वल टू 10, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 4s are 20, 4 3s are 12, so n plus 12 is equal to 10 5s are 50, ठीक है ना बेटा। सो नॉर्मल रिएक्शन कितनी मिलेगी 50 minus 12, तो 50 में से 10 तो 40 तो 38 आंसर होगा इसका। तो मुझे लगता है कि हमें लिखना पड़ेगा n is equal to 38, n is equal to 50 minus 12 that's equal to 38 न्यूटन इसका आंसर होगा। अब एक्सेलरेशन निकालनी, हमें पता है फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन होगा 20 cos 37 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज 4/5, 4/5। ये 5 4s are 20 हो जाएगा, 4 4s are 16, तो m is equal to 16 हो जाएगा। हमें a निकालना है तो 16 डिवाइड बाय m, m कितना है बेटा, मास कितना है 5 kg, तो 16/5, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 16/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन पे हम जाएंगे, ये मैं रब कर रहा हूं। अब इसी सिचुएशन को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेंगे। हम इसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है ना, सेम बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इसका मास लेकिन चेंज करेंगे, इसका मास 10 रखेंगे और फिर दो फोर्सेस को एक्सर्ट करेंगे एक के बजाय। देखो ये मेरे पास बॉडी है, ये सरफेस है और सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखी गई है, इसका मास 10 किलोग्राम है, तो 10 केजी इसका मास है। और हमें बताया गया कि इसमें दो टाइप के फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं, एक तो ऐसे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है 37 पे, ये तो अभी सब देखा था हमने, हाँ 20 न्यूटन या 10 न्यूटन वॉट एवर यू लाइक, 10 न्यूटन, ठीक है ना सर। और एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ऐसे, इसको ये ऐसे, और एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ये ऐसे, और एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, और ये यहां पे 53 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे दिया गया है, हमें क्या बताना है, कैलकुलेट एन, नॉर्मल रिएक्शन हमें कैलकुलेट करनी है, एंड ए, और हमें ए कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहां कौन से ब्लॉक्स ले रहे हैं, जो सरफेस पे, इसके बाद हम इनको टाई करेंगे स्प्रिंग से, उसके बाद हम स्प्रिंग से टाई करेंगे इनको। तो हम पहले ये लेंगे कैलकुलेट एन एंड ए, टेक G इज इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्सेस को ड्रॉ करेंगे पहले, यही मैं फोर्सेस को ड्रॉ करता हूं। तो पहले सर mg नीचे की तरफ होगा, इसको आप लोग जानते हो, mg, m कितना लिया था 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन की बॉडी है 10 न्यूटन, तो 10g नीचे की तरफ होगा, 10g, ये खत्म हो गया। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होगी सर, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये हमने ड्रॉ की है नॉर्मल रिएक्शन, कुछ ऐसे एंड नॉर्मल रिएक्शन है। अब यहाँ पे उसी तरह से रेजोल्यूशन होगी जिस तरह से वहां किया था, तो इसको रिजॉल्व करो, एक कंपोनेंट इधर से जाएगा है कि नहीं, और दूसरा कंपोनेंट इधर से जाएगा, ये आप देख पा रहे हो। और आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे कौन होगा, ठीक है। यहां से कॉस होगा, यहां से साइन होगा, तो ये हमारे पास 10 cos 37 डिग्रीज होगा, और यहाँ पे 10 sin 37 डिग्रीज। अब सर इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, हाँ इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, अगर आपको रेजोल्यूशन याद होगा, रेजोल्यूशन ऐसे होती है, ये दो कंपोनेंट्स हैं, इनके बीच में अपना ऑरिजिनल वेक्टर होता है, इनके बीच में ऑरिजिनल वेक्टर होता है, तो इसका टेल, और हमेशा याद रहे रेजोल्यूशन टेल पे होती है, इसका हेड यहां पे रेजोल्यूशन नहीं होती, रेजोल्यूशन यहां पे होती है टेल। जरा टेल पे रिजॉल्व करो, टेल पे रिजॉल्व करो, दो कंपोनेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ड्रॉ करो, और इनका जो ओरिजिनल वेक्टर है वो बीच में रहना चाहिए। सर टेल पे तो ऐसे फिर होगा,
ये सर एक कंपोनेंट इधर से होगा, दूसरा कंपोनेंट इधर से होगा। देखो आप देख सकते हो, ये हमने टेल इसकी थी, टेल पे हमने दो लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर ड्रॉ की, एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से, लेकिन ये वेक्टर बीच में रहना चाहिए इन लाइंस के बीच में, तो रेजोल्यूशन हो गई। ये इसका, ये हमने कितना लिया, ये वाला 20 न्यूटन। ये 20 का कॉस होगा कितना, 53 डिग्री। ये 20 का साइन होगा कितना, 53 डिग्री। देखो इसको पहले देखो बेटा, पास करके देख लो पहले इसको, और फिर आगे चलो। पहले पास करके देख लो समझ में। पहले हमने क्या किया, इसको 10 न्यूटन को रिजॉल्व किया ऐसे, टेल पे इधर एक इधर दूसरा, यहां से एंगल डिफाइंड है तो 10 cos 37। इसको टेल पे रिजॉल्व किया इधर ऐसे और ऐसे, तो यहां से एंगल डिफाइंड है तो cos कंपोनेंट इधर से आएगा, 20 का cos और 20 का sin। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम होगा इधर। सर पहले तो tan g आपने नीचे की तरफ लिखा था, तो वो tan g वहीं पे है। ऊपर की तरफ नॉर्मल डायरेक्शन होगा। सर ये नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अब देखो और कौन कौन से फोर्सेस ऊपर और नीचे की तरफ और साइड की तरफ है। सर ये भी ऊपर की तरफ है, बस ये ऊपर की तरफ है ना, बाकी और कोई ऊपर की तरफ नहीं है। तो इसको यही इस एरो से जोड़ के हम 10 sin 37 लिखते जाएंगे, 10 sin 37 डिग्री। खत्म। अब चलो, अब ये सर हॉरिजॉन्टल में है, कौन, 10 cos 37 इधर और ये भी उधर है, तो इनको भी एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर किसी को मिस हो गया देखना तो वो देख सकता है, 10 cos 37 इधर और 20 sin 53 उधर ही, तो दोनों उधर है। कौन कौन, 10 cos 37 और कौन, 20 sin 53, दोनों इधर। अब और कुछ बचे, हाँ सर ये तो बच गया नीचे की तरफ, तो ये इसके साथ चला जाएगा क्योंकि ये भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, तो 20 cos 53 इसके साथ कौन, 20 cos 53। सारे आगे, इसके 2 और 2 हो गए 4 और 6, 2 2 और 2 6 हो गए। अब ये बॉडी 10 न्यूटन, सॉरी 10 kg है ना, ये 10 kg की बॉडी ना तो ऊपर की तरफ जा रही है ना नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये और ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे, मतलब n plus 10 sin 37 must be equal to 10 plus 10g plus 20 cos 53। तो नेट फोर्स ये डिटरमाइन करेंगे, जैसा इससे पहले किया था बिल्कुल वही क्वेश्चन है। यहां से हमें नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी इनसे जब हम इनको बैलेंस करेंगे, और यहां से हमें एक्सेलरेशन मिलेगी। देखो तो दिस मस्ट बी बैलेंस्ड बाय दिस, सो नॉर्मल रिएक्शन प्लस कौन, 10 sin 37 must be balanced by 10g हो गया 100, समझ आया, 100 10 into 10 हो गया 100, ये 10g हो गया 100, 10 multiplied by 10 हो गया 100, ठीक है ना। सो 100 plus 20 cos 53, 20 cos 53। अब हमें दो ट्रायंगल्स चाहिए, एक तो 37 का ट्रायंगल चाहिए, 53 का ट्रायंगल चाहिए। सर हम तो 37 का जानते हैं, अगर आप 37 का जानते हो तो आप तो 53 का भी जानते हो। 37 अगर ये 37 है, ये 90 है, तो ये 53 होगा, तभी इनका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं 53 का ट्रायंगल बनाऊं कुछ ऐसे होगा, देखो बेटा 3 4 5, तब ये एंगल जो है 53 है। 3 4 5 ट्रायंगल फिर से 3 4 5, ये 37, 3 4 5 ये 53, तो ये 37, ये 90, ये 53, टोटल 180 डिग्री। अब तो आसान है, देखो sin 37 इसमें से निकलेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, n plus 10 multiplied by परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5 इज इक्वल 100 अपनी जगह पे 20 cos 53 इधर निकलेगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज नहीं, ये गलत है। 53 के अपोजिट पे परपेंडिकुलर होगा, 53 के अपोजिट में परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। एंगल की अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर होता है, एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, cos 53, cos बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो 3/5 इसका भी वैल्यू।
आंसर क्या मिलेगा, n प्लस 5 2s are 10 3 2s are 6 is equal to 100 plus 5 4s are 20 4 3s are 12. So n is equal to 112 minus 6, तो 106 106 न्यूटन जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन होगी। अब उसको निकालो बेटा, ये टोटल फोर्स है, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स कितना रहेगा, 10 cos 37 प्लस 20 sin 53 20 sin 53। देखो देखो देखो, इसको सॉल्व करेंगे और हमें एक्सेलरेशन मिलेगी। लेकिन हम जानते हैं कि F एक्सटर्नल ma के बराबर होता है, तो हम इस F एक्सटर्नल के बदले m into a लिखेंगे। मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल 10 cos 37 का ट्रायंगल ये है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5, ये खत्म, प्लस 20 sin 53 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सेम वैल्यू 4/5 4/5। तो कितना मिलेगा, m into a is equal to 5 2s are 10 4 2s are 8 plus 5 4s are 20 4 4s are 16। तो हमें a निकालना होगा, तो m a is equal to 24 होगा, 16 plus 8 is 24, तो a मिलेगा 24 by m। m कितना हो गया, 10 लिया था ना m, 10 kg, तो 2.4। So acceleration is equal to 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे कुछ और न्यूमेरिकल्स पे देखते हैं।